Myself, Dr. Usha Shukla, Chemistry Department, Holy Cross Women's College, अंबिकापुर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 4 में आज हम स्टार्ट करेंगे लिगेंड फील्ड थ्योरी। पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वर्नर थ्योरी, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और आज फाइनली लिगेंड फील्ड थ्योरी के बारे में हम जानेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कमियों को दूर करते हुए, उनके एक्सप्लेनेबल पॉइंट को लेते हुए हमारे सामने लिगेंड फील्ड थ्योरी आएगी। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मॉडिफाइड फॉर्म है और इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि हुंड-मुलिकन की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसको बेस मानकर इस थ्योरी को बनाया गया था। लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे और हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसके ऊपर। कॉटन विल्किंसन ने दिया था इस थ्योरी को, इसलिए कॉटन विल्किंसन थ्योरी और एडजस्टेड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। मॉडिफिकेशन किया गया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, इसलिए इसको मॉडिफाइड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एक्सप्लेनेबल पॉइंट ज़्यादातर एक्सप्लेन हो गया था। मेन प्रॉब्लम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था कि लिगेंड के नेचर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सारा अटेंशन मेटल आयन के डी ऑर्बिटल पर दिया गया था। तो लिगेंड फील्ड थ्योरी में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार जो मेटल और लिगेंड के बीच आयनिक नेचर है और कोवेलेंट नेचर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। उसी पर लिगेंड फील्ड थ्योरी ने अपना अटेंशन दिया और कोवेलेंट नेचर की व्याख्या की। मेटल आयन और लिगेंड के बीच ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इसमें मेटल लिगेंड बॉन्ड में कोवेलेंट नेचर को स्पष्ट करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मॉडिफाइड फॉर्म और लिगेंड फील्ड थ्योरी नाम दिया गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर एनर्जी ओवरलैपिंग एंड सिमेट्री पर निर्भर करता है। एटॉमिक ऑर्बिटल एक साइड जिसमें मेटल ऑर्बिटल रहेगा, राइट साइड में लिगेंड का ऑर्बिटल लिगेंड ऑर्बिटल रहेगा और मेटल और लिगेंड मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा वो बीच में बनेगा। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिगेंड फील्ड थ्योरी। लिगेंड फील्ड थ्योरी मेनली मेटल आयन के चारों ओर डी ऑर्बिटल के डिफरेंट अरेंजमेंट के बारे में बताती है और डी ऑर्बिटल मेटल आयन के चारों ओर जब ओवरलैपिंग करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है तो कॉम्प्लेक्स आयन का शेप डिसाइड होता है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कि प्रभावित नहीं होते हैं, ये शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन को प्रभावित करेंगे और स्टेबिलिटी और डिस्टॉर्शन इन रेगुलर शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन भी इनके कारण होगा। इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। हुंड्स रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या एप्लीकेशंस ऑफ लिगेंड फील्ड थ्योरी भी कह सकते हैं। इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ये एक्स एक्सिस बना हुआ है, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 लिगेंड हम देख रहे हैं। सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड्स इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें 4s ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन का 4s जिसके लिए A1G नाम दिया गया है और 4px 4py 4pz जिसके लिए T1U ये ट्रिपलेट है और A1G सिंगलेट है। 3dz स्क्वायर 3x स्क्वायर y स्क्वायर डबलेट है। EG डबली डिजनरेट सेट ऑफ डी ऑर्बिटल और 3dxy 3dyz और 3zx इसके लिए T2G ट्रिपली डिजनरेट सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। ये सिंबल लिगेंड फील्ड थ्योरी में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाले को ही बेस मानकर रखा गया। A1G नया है, T1U नया है, EG और T2G क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से लिया गया है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर ऑफ मेटल आयन और लिगेंड के सिग्मा ऑर्बिटल ये उपयुक्त होते हैं। dxy dyz dzx कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते हैं क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल होते हैं और ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते। तो ये जो dxy dyz dzx है ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है और देयर आर 2 टाइप ऑफ
combination by LCAO, linear combination of atomic orbital, bonding molecular orbital एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी अधिक होती है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग अधिक है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हमेशा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के ऊपर बनेगा क्योंकि इसकी एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से अधिक होती है। और इसको अगर सिग्मा बॉन्डिंग है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करेंगे। मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का भरना इंक्रीजिंग एनर्जी सीरीज पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, फिर नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू जो डेल ओ जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में थी, ठीक उसी प्रकार लिगेंड फील्ड थ्योरी में भी रहती है। और डेल ओ T2G और EG के बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है, लेकिन इसमें नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। लिगेंड फील्ड थ्योरी में सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स दोनों बनते हैं, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में केवल सिग्मा बॉन्ड बनता था। CONH3 6 हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन का एग्जांपल लिया गया है। कोबाल्ट थर्ड में d ऑर्बिटल के पास 3d6 है और अमोनिया मॉलिक्यूल 6 तो 12, तो 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ये देखिए 18 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट मॉलिकुलर ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। नेक्स्ट में अभी डायग्राम दिखाया जाएगा आपको। लिगेंड फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का सम होता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में टेट्राक्लोरो कोबाल्ट सेकेंड आयन का एग्जाम्पल लिया गया है। इसमें देख रहे हैं कि कोबाल्ट के पास 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड लिगेंड के 4, तो 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन डिफरेंट मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और प्लेटिनम के 8 इलेक्ट्रॉन और क्लोराइड के 8 इलेक्ट्रॉन 4 क्लोराइड 16 इलेक्ट्रॉन इस प्लेटिनम सेकेंड आयन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वेरियस मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में। और ये डायामैग्नेटिक होते हैं। टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक है क्योंकि ये COCl4 2- का एग्जाम्पल जो है पैरामैग्नेटिक है क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम को देखेंगे। ये देखिए यहाँ बना हुआ है, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये octahedral molecular orbital diagram for octahedral, molecular orbital diagram for tetrahedral और molecular orbital diagram for square planar। जैसा पहले भी बताया आपको मैंने कि molecular orbital theory में कम एनर्जी वाला molecular orbital नीचे, उसके बाद उससे हायर एनर्जी वाला उसके ऊपर 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 ऐसे इस सीरीज में जाता है। लेफ्ट साइड में मेटल ऑर्बिटल लिया गया है, केवल वैलेंसी ऑर्बिट को यहाँ बनाया गया है, तो 3d 4s और 4p मेटल ऑर्बिटल। मेटल कौन है यहाँ? कोबाल्ट थर्ड आयन। और इधर लिगेंड ऑर्बिटल बने हैं NH3 6 मतलब 6 अमोनिया लिगेंड, 1 2 3 4 5 6 6 अमोनिया लिगेंड बने हैं। तो ये देखिए पहले वाले को A1G, फिर ये बाद के 3 को T1U और लास्ट के 2 को EG में डाला जाएगा। उसके बाद ओवरलैपिंग करते हैं तो यहाँ देखिए ये सिग्मा S मतलब सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, यहाँ एक लिगेंड एंटर करेगा। उसके बाद सिग्मा P 4px 4py 4pz यहाँ 3 लिगेंड एंटर करेंगे और उसके बाद सिग्मा D यहाँ 2 लिगेंड एंटर करेंगे और इस प्रकार से D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का निर्माण होगा। यहाँ ये देखिए 3d में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ ये dxy dyz dzx जो कि ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। इसमें हुम्स रूल के विपरीत इलेक्ट्रॉन पेयर्ड करा दिए गए हैं, अर्थात ये हुम्स रूल फॉलो नहीं करता। और उसके बाद ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग डी वैकेंट है। इस सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के बीच के एनर्जी डिफरेंस को डेल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 4s 4p सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एस, सिग्मा एस कहाँ था? नीचे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एस और ए सिग्मा p और ए सिग्मा एंटी बॉन्डिंग p।
प्रकार से देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर CONH363 प्लस LHC लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के समय आपको डिटेल बताया गया था। हुन्स रूल के अगेंस्ट इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। उसके बाद टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिया गया है COCl4 माइनस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें 4 लिगेंड है, ये 3D बना है। और इधर देखिए सिग्मा और ये पाई, सिग्मा ऑर्बिटल, पाई x स्क्वायर वाई स्क्वायर, पाई एंटीबॉन्डिंग z स्क्वायर, पाई एंटीबॉन्डिंग z स्क्वायर और पाई एंटीबॉन्डिंग xz, पाई एंटीबॉन्डिंग yz और पाई एंटीबॉन्डिंग xy। उसके बाद सिग्मा एंटीबॉन्डिंग s और उसके बाद सिग्मा एंटीबॉन्डिंग x, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग y, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग z। इस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना हुआ है। कहीं पर भी देख लीजिए कि सिग्मा ऑर्बिटल नीचे और पाई ऊपर है, क्योंकि सिग्मा की एनर्जी कम और स्टेबिलिटी अधिक होती है और पाई की एनर्जी अधिक और स्टेबिलिटी कम होती है। फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसमें PtCl4 माइनस का एग्जांपल लिया गया है। टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड आयन, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 5D बना है, 5D8 होगा इसमें। और इधर 4 क्लोराइड लिगेंड बने हैं, तो ये मेटल ऑर्बिटल, ये लिगेंड ऑर्बिटल और ये कॉम्प्लेक्स आयन का ऑर्बिटल है। सिग्मा बी ऑर्बिटल मतलब सिग्मा बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। उसके बाद पाई एंटीबॉन्डिंग XZ, पाई एंटीबॉन्डिंग YZ, पाई एंटीबॉन्डिंग Z स्क्वायर, पाई एंटीबॉन्डिंग XY, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग x स्क्वायर y स्क्वायर, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग x, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग x, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग y, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग z। इस प्रकार से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना हुआ है। इसमें देख रहे हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और डाई मैग्नेटिक होगा, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। COCl4 माइनस ये पैरामैग्नेटिक होगा और CONH363 प्लस डाई मैग्नेटिक होगा। इस प्रकार से ये लिगेंड फील्ड थ्योरी ने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी में कंपैरिजन करेंगे। कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिससिमिलरिटीज हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो 3D ऑर्बिटल dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, एक 4s ऑर्बिटल और 3 फिर 4p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व रहते हैं और D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में 5 d ऑर्बिटल, ऑल 5d ऑर्बिटल, 1 4s 3 4p इन्वॉल्व होते हैं और D2sp3 बनाते हैं। और जब आउटर d इन्वॉल्व होता है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। ये डिफरेंस है यहाँ। और लिगेंड फील्ड थ्योरी में d ऑर्बिटल का रोल नहीं दिखाया गया यहाँ पर। 4s 4px 4py और 4pz इन्वॉल्व होते हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। नई बात, वैलेंस बॉन्ड में D2sp3 sp3d2 और क्रिस्टल फील्ड में भी D2sp3 sp3d2 पाया जाता है, लेकिन लिगेंड फील्ड थ्योरी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में D7 में एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करने का एग्जाम्पल बनाया गया है 3D से 4D, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन के लिए कोई स्थान नहीं है और लिगेंड फील्ड थ्योरी में भी नहीं है। उसके बाद मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग है, कोवेलेंट नेचर पर ध्यान दिया गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल आयन को डोनेट किए जाते हैं और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल होती है। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग थी उसको लिगेंड फील्ड थ्योरी ने एज इट इज रहने दिया है। उसके बाद लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस दोनों थ्योरी में पाए जाते हैं, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा नहीं है। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल आयन का केवल d ऑर्बिटल पर ध्यान दिया गया है, जबकि लिगेंड फील्ड थ्योरी में d ऑर्बिटल के साथ साथ ns और np पर भी ध्यान दिया गया है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है कि d ऑर्बिटल पर ध्यान दिया गया हो। स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पाई जाती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, और वैलेंस बॉन्ड में ऐसा नहीं है। और लिगेंड फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी T2g सेट और EG सेट के बीच एनर्जी का डिफरेंस होता है।
वीबीटी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डेल ओ नाम का ऐसा कोई स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं है। और लिगेंड फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग एनर्जी के साथ साथ पाई बॉन्डिंग पर ध्यान दिया गया है, नई बात, जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में नहीं है। केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है, केवल सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर का रोल था। और लिगेंड फील्ड थ्योरी में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों की व्याख्या की गई है। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड कैन नॉट एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक उसी प्रकार क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी है, जबकि लिगेंड फील्ड थ्योरी में इट टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस प्रकार से देख रहे हैं कि तीनों थ्योरी में कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिसिमिलरिटीज हैं। जहाँ डिसिमिलरिटीज है नहीं है वहाँ क्रॉस लगा दिया गया है। और अब पाई बॉन्डिंग पर फाइनली ध्यान देना है कि पाई बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जैसे मेटल कार्बोनिल बनाया गया है तो ये मेटल एटम है और ये कार्बोनिल लिगेंड है। कार्बोनिल लिगेंड का कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, ये डोनर एटम है। फिर ये साइनाइड लिगेंड बनाया गया है। तो इस प्रकार से एमसी बॉन्ड पर पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी की और ये देखिए फाइनली जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में था वही आ गया कि लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल एटम को देते हैं और मेटल एटम के अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल में दिए जाते हैं। और पाई बॉन्ड आपको याद होगा तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बैक बॉन्डिंग का डिटेल डायग्राम भी बनाया गया था, उसी को यहाँ आपको बनाना है। ये मेटल कार्बोनिल और अब ये M कोऑर्डिनेट बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O से बनेगा M डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, अर्थात ये लिखा है इन VBTBB, मतलब बैक बॉन्डिंग वाला डायग्राम यहाँ बनेगा, है ना। मेटल और कार्बोनिल की ओवरलैपिंग होगी। और इस प्रकार से थ्योरीज फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए होमवर्क है कि पहले डे 1 से लेके जितना आपने 4 दिन में पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वर्सेस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हाउ विल यू प्रूव दैट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वर्सेस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वर्सेस लिगेंड फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वर्सेस लिगेंड फील्ड थ्योरी। यहाँ तीनों को एक साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन ये 3 आपके लिए होमवर्क है, इसको करके बताइएगा। और कल हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में। इस प्रकार से ये 4 थ्योरी कंप्लीट हो गई। वर्नर थ्योरी, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो कमी थी उसको दूर करी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कमी को दूर करते करते क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मेन अटेंशन डी ऑर्बिटल पर चला गया। और अब लिगेंड फील्ड थ्योरी जिसने डी ऑर्बिटल के पूरा अपने पॉइंट में ले लिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पॉइंट को और लिगेंड के नेचर पर ध्यान दिया, इसलिए उसका नाम लिगेंड फील्ड थ्योरी हुआ। इस प्रकार से थ्योरीज फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हुआ। थैंक यू।